हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मेटल्स जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनका स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने ड्रूड मॉडल में इसकी थ्योरी पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट भी हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम, बट क्योंकि वो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म थी और टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट था वो टर्म, यानी 3/2R जो हमारे पास आ रहा था, तो वो एक्सपेरिमेंटली जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था उसका। एक्सपेरिमेंटल और जो हमने थ्योरेटिकल चीज़ें देखी वो डिफरेंट थी। तो वहाँ पर ड्रूड मॉडल में हमने अज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। बट समरफील्ड की जो थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, और इनको ये आइडिया मिला पोली से। जो पोली साइंटिस्ट हैं उन्होंने अज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फेर्मियंस होते हैं, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे किन्हीं स्टेट्स के अंदर तो वहाँ पर आपको पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ओबे करवाना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए सिंगल स्टेट विल बी 2। ठीक है, और उनका जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स भी होते हैं तो वो भी हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, सेम स्टेट में ये भी हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है समरफील्ड थ्योरी में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को फेर्मियंस की तरह ट्रीट किया गया है। अब क्योंकि फेर्मियंस की तरह ट्रीट किया है इसके अंदर, तो हमने जो फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, उसका यूज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। इसका यूज़ तो करेंगे, साथ में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आल्सो एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग जो है ड्रूड मॉडल जो हमने स्टडी किया था स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जिसका वैल्यू 3/2R आ रहा था, तो ये एक्चुअल में सही नहीं था। इसे हम लोग करेक्ट करेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन ज़रूर रहेगा, बट आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फॉर्मूला है, उसको हम लोग यहाँ से डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर वो फेर्मियंस होते हैं। अब क्योंकि जो मेटल है वो एक सॉलिड है, यानी हमारे पास 3 डायमेंशन है। ठीक है, और चाहे हमारे पास ड्रूड मॉडल हो चाहे समरफील्ड थ्योरी है, ये अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल है विच इज फेल्ट या इंट्रैक्शन पोटेंशियल वो हमारे पास कैसा होता है, फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द हमारे पास जो भी मेटल्स हैं उनके अंदर, तो वो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट जो है उन्होंने अज्यूम किया है। बाद में फिर ब्लॉक जो है उन्होंने अज्यूम किया था कि पोटेंशियल पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो उस पर मैंने डिस्कस कर लिया था केपी मॉडल के अंदर। तो पोटेंशियल यहाँ पर भी कांस्टेंट है दरअसल। तो 3D केस हम लेकर के चल रहे हैं, तो मान के चलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के अंदर बाउंड रहेंगे, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर बाउंड हैं। ठीक है, और इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। और इसके अलावा ठीक है, जो बाउंड्री है या फिर अन्य जगह के ऊपर वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। यहां पर भी इन्फिनिटी, यहां पर भी इन्फिनिटी, और यहां पर पोटेंशियल 0, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे पास मौजूद है। और ये 3D केस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अब 3D केस में जो क्यूबिकल बॉक्स है इसमें एनर्जी आइगन वैल्यू और जो हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हुए जो वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में उसे सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। ये वैल्यू होती है एक्चुअल में ये nx प्लस ny प्लस nz का होल स्क्वायर π² डिवाइड बाय 2ml²। आइसोट्रोपिक है ये क्यूबिकल बॉक्स, तीनों साइड्स जो है बराबर हैं, इसलिए यहां पर l लिया गया है तीनों ही केसेस में। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, यहां पर ऐसा आएगा। ठीक है, तीनों का अलग अलग ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस केस में डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आता है। आपने भी स्टडी किया होगा डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्युपाई करेंगे ऐसे स्टेट्स भी जिनमें एनर्जीज जो है वो सेम रहेंगी, तो उन लेवल्स को हम लोग कहेंगे डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और जितने लेवल्स होंगे जिनमें मुझे एक पर्टिकुलर एनर्जी सेम देखने को मिलेगी उनको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास क्या रहेगी, डीजनरेसी रहेगी। ठीक है, तो डीजनरेट जो है वो हमारे पास यहां पर आ जाता है कॉन्सेप्ट। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये फ्री हैं, फेर्मियंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसे हम फेर्मी गैस
या फिर डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आने की वजह से डीजनरेट गैस भी कहते हैं, डीजनरेट गैस भी कहते हैं। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है इसमें दो थ्योरीज भी हम लोग पढ़ते हैं, एक स्ट्रांगली डीजनरेट और एक पढ़ते हैं वीकली डीजनरेट। ठीक है, जैसे स्ट्रांगली डीजनरेसी वाले केस में जो EF है इट इज, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्रेटर रहेगा KT से। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। और अगर हम लोग वीक डीजनरेसी की बात करें तो फेर्मी एनर्जी जो है वो हमारे पास लेस देन रहेगी KT से। ठीक है, और ये डीजनरेसी कॉन्सेप्ट यहां से आता है। तो जो फेर्मी गैस मेरे पास आ रही है, ठीक है, तो उसका एनर्जी आइगन वैल्यू ये होता है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर यानी मेटल के अंदर फ्री है, तो ऐसे केस में जब उसका मोशन हम लोग डील करेंगे तो इसका मोशन भी हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक टर्म आती है जिसको कहते हैं फेज स्पेस, उससे हम लोग इसको गवर्न कर सकते हैं। सो हम ऐसा कहेंगे कि जो हमारे पास मोशन रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, उसको हम लोग किससे गवर्न करेंगे, फेज स्पेस से। और फेज स्पेस क्या है, फेज स्पेस एक 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो 6 डायमेंशन कौन कौन से है इसके अंदर, देखो एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x y z, और फिर तीनों ही एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है तो इनके अलोंग जो है मोमेंटम भी हमारे पास पोजेस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मोशन में है, फ्री हैं, तो इसलिए हमारे पास मोमेंटम भी होंगे px, py और pz। ठीक है, तो ये थोड़ा फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। अब इस फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट देखते हुए हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फेज स्पेस है इसका मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए डेल्टा x, डेल्टा px, डेल्टा y, डेल्टा py और डेल्टा z, डेल्टा pz, ये वॉल्यूम रहेगा मेरे पास में। ठीक है, सो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसका जो मिनिमम वॉल्यूम रहेगा वो हमारे पास रहेगा बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल h³ के बराबर। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने फेर्मी गैस के बारे में भी जिक्र किया था, फेर्मी गैस के बारे में जिक्र किया था। देखो फेर्मी गैस और एक होती है ऑर्डिनरी गैस जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ऑर्डिनरी गैस और जो फेर्मी गैस है इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि फेर्मी गैस में ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में वो इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, और ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो फेर्मी गैस जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड भी होगी। ठीक है, और फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं ये, जबकि ऑर्डिनरी गैस जो होती है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगी। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी न्यूट्रल अज्यूम किए जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है। देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसकी जब हम बात करेंगे तो आप ऐसा समझिए कि जो फेज स्पेस है मेरे पास, तो फेज स्पेस बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना रहता है फेज स्पेस। ठीक है, ओके, अब देखो यहां पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी अवेलेबल हैं फॉर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई, फॉर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कि टोटल वॉल्यूम कितना है ऑफ फेज स्पेस, ऑफ फेज स्पेस। ठीक है, क्योंकि देखो सेल्स के अंदर ही ऑक्यूपाई करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो है जो हमारे पास सेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी कि भाई पूरा वॉल्यूम कितना है फेज स्पेस का डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, और जिसका मिनिमम वॉल्यूम रहेगा उसे हम सेल भी कह रहे हैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द वन सेल। ठीक है, तो दिस डिनोट द नंबर ऑफ द सेल्स इनसाइड द फेज स्पेस, और इन्हीं सेल्स के अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, जैसे मेटल के अंदर हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखो टोटल वॉल्यूम कितना होता है फेज स्पेस का। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहां पर जो ये वैल्यू आ रही है इसका मिनिमम अगर हम हटा दें और यहां पर 6 बार इंटीग्रेशन कर दें, 6 टाइम्स इंटीग्रेशन, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा फेज स्पेस का। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है वो मेरे पास वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वॉल्यूम v के बराबर विच इज x y z
लेकिन मोमेंटम स्पेस में कितना है वो मुझे नहीं मालूम है, तो उसको मैं वीपी से डिनोट कर देता हूं, जिसका वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा किसी तरीके से मोमेंटम स्पेस के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वो हमारे पास है h क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और ये जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसी रेंज में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम स्पेस के अंदर आप किसी रेंज की बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई मोमेंटम स्पेस है, तो मोमेंटम स्पेस में जो वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, एक छोटा सा जो है आप वॉल्यूम अज्यूम करिए, ठीक है, कैसे मालूम करेंगे देखो उसका मैं तरीका बताता हूं, एक रेंज में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो ये हमारे पास मान लीजिए मोमेंटम स्पेस, ये है हमारे पास मोमेंटम स्पेस। इस मोमेंटम स्पेस में आप लोग क्या कर सकते हैं, दो स्फेयर बना सकते हैं, दो स्फेयर बना सकते हैं। एक स्फेयर की जो रेडियस रहेगी वो p के बराबर रहेगी, और दूसरे वाले स्फेयर की रेडियस होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, p प्लस dp रहेगी। ये मोमेंटम स्पेस में आपने बनाए। क्यों बना रहे हैं, ताकि आप ये पता लगा सकें कि ये जो vp है, यानी ये जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, किसके द्वारा, वॉल्यूम इन द रेंज p टू p प्लस dp इनसाइड द मोमेंटम स्पेस, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी आपका एक रेंज के अंदर आ जाएगा सामने कि p टू p प्लस dp कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हमारे पास आने लग रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगी उसको g से डिनोट करते हैं, और ये फंक्शन होगा p का। अब क्योंकि आप रेंज में निकाल रहे हैं p टू p प्लस dp, तो आप इसमें लिखेंगे g ऑफ p dp, और यहां पर भी हो जाएगा हमारे पास v इंटू वी पी डिवाइड बाई एच क्यू। अब ये वीपी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने मोमेंटम स्पेस के अंदर दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बनाए हैं, एक का रेडियस p रहेगा तो दूसरे का p प्लस dp रहेगा। अब इनके बीच में ये जो स्पेस आने लग रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, दिस गिव्स मी दिस वैल्यू ऑफ वीपी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ दिस स्पेस, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस स्पेस, ठीक है, दैट मींस 4 पाई p स्क्वायर, है ना, ये तो हमारे पास एरिया हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड थिकनेस, तो थिकनेस कितना है इसका dp, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो v इंटू 4 पाई p स्क्वायर dp डिवाइड बाई एच क्यूब। लेकिन इसमें एक चीज का गड़बड़ है, जब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन भी आप लोग काउंट करें, ये जरूरी है। तो जब आप स्पिन काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 2 रह जाएगी ना। जो डिजेनरेसी होती है वो कितना होता है उसका वैल्यू 2s प्लस 1, ठीक है, ये होता है जीएस का वैल्यू। तो यहाँ एस का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो दैट मीन्स 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दे कंप्लीट को, ठीक है। आगे इसे हम लोग एनर्जी जो है उसकी टर्म्स में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लोग एनर्जी ई से लेकर के ई प्लस डी एनर्जी स्पेस के अंदर जो है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर चाहे आप मोमेंटम स्पेस में निकालो, चाहे एनर्जी स्पेस में निकालो, चाहे वेव वेक्टर स्पेस में, क्योंकि तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, है ना। चाहे हमारे पास एनर्जी कैसे रिलेट करती है, पी स्क्वायर बाय 2m, के से भी रिलेट करते हैं, एच कट के इस प्रकार से रिलेट करते हैं, ठीक है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ठीक है, फोनॉन्स के लिए हमारे पास एच कट के होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेट आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे एनर्जी रेंज में निकालते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो जी ऑफ पी डी पी का जो वैल्यू आया है हमारे पास, ये वैल्यू आया है 8 इंटू, ठीक है, 8 इंटू पाई पी स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई पी स्क्वायर इंटू 2 तो ये हो गया। इसके बाद डी पी और डिवाइड बाय कितना हो गया, एच क्यूब हो गया। तो इसे हम लोग एनर्जी रेंज में फाइंड आउट करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर अवेलेबल इन द एनर्जी रेंज, ठीक है, इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी। ये हमारे पास कैसे निकालेंगे, देखो एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाय 2m, तो यहां से हो जाएगा 2p dp इज इक्वल टू 2m de, ठीक है। दैट मीन्स यहां से हो जाएगा हमारे पास dp का वैल्यू 2m de डिवाइड बाय p, और ये से दैट 2m de डिवाइड बाय रूट में 2m e, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं g ऑफ e de, ठीक है। देखो यहाँ डिपेंडेंसी में देखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन पड़ेगी, आप लोग उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं डिपेंडेंसी देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्युपाई करने लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर डिपेंड करेगा कितनी फेर्मी एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, ई एफ के ऊपर। तो जी ऑफ ई डी ई दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 8 पाई बाय एच क्यूब, ठीक है, पी स्क्वायर विच इज 2me, और इंटू में नेक्स्ट dp, ठीक है। तो देखो ये 2 ये कैंसिल आउट हो रहे थे ना, 2 तो सारे कैंसिल आउट हो गए हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो m de
डिवाइड बाय रूट में 2m। तो ये जो फैक्टर है आप देख सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 3/2 एंड e की पावर हाफ, है ना, और de जो है वो तो रहेगी साथ, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ना ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, इसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज डिफाइन कर देता हूं यहां से, विच इज फेर्मी फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं फेर्मी फैक्टर, ठीक है। फेर्मी फैक्टर को एफ ऑफ ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ ई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं फेर्मी फैक्टर। और फेर्मी फैक्टर जो है वो कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास जाने लग रहे हैं, ऑक्युपाई करने लग रहे हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स विच इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय n ऑफ e de एंड डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स विच इज अवेलेबल। देखो ये ऑक्युपाइड है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्युपाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स g ऑफ e de। तो मैं यहां से बताना चाह रहा था कि n ऑफ e de जो है इसका वैल्यू हमारे पास होता है g ऑफ e, f ऑफ e और d, क्योंकि इसका हम भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्युपाई करने लग रहे हैं, ठीक है, और कहां तक ऑक्युपाई करेंगे तो आपको पता ही होगा कहां तक ऑक्युपाई करेंगे। देखो एफडी स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन। तो टेम्परेचर 0 केल्विन पे जो हमारे पास फेर्मी एनर्जी है यहीं तक ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं। इसका मतलब मैं 0 से लेकर के EF तक की रेंज चाहता हूं। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्युपाई कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के EF तक। तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द रेंज 0 to EF, ठीक है, एट टेम्परेचर कितना, एट टेम्परेचर 0 केल्विन। तो आप कैलकुलेट करके क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किस प्रकार से फेर्मी एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसका आगे जाकर के यूज है। जब मैं स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कराऊंगा तो उसके लिए आपको एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा उससे पहले, तभी तो इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। और यू निकालने के लिए आपको जो एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी अप टू 0 से लेकर के EF तक। तो EF का वैल्यू ही नहीं मालूम रहेगा जब तक कैसे काम चलेगा। सो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल ऑक्युपाइड, ठीक है, अप टू EF यानी फेर्मी लेवल एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन R। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे n के बराबर, जिसे कैलकुलेट करेंगे 0 से लेकर के EF एंड n ऑफ E de, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहां पर ये आप लोग बना भी सकते हैं, टेम्परेचर 0 केल्विन पे फेर्मी फंक्शन जो है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, f ऑफ E वर्सेस E, ठीक है। और n ऑफ E de जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ऑक्युपाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैल्यू अभी मैंने बताया था 0 से लेकर के EF, f ऑफ E, g ऑफ E और d, ठीक है, ये n का वैल्यू है। अब ये जो फेर्मी फंक्शन है इसका वैल्यू 0 से EF रेंज के अंदर कितना आता है, 1 आता है ना, यानी पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी 100% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मौजूद हैं। और फेर्मी एनर्जी से जैसे बाहर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऑक्युपेंसी का कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी 0%, ठीक है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और g ऑफ E de इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या किया भी आपने भी थोड़ी देर पहले, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट E de। हालांकि कंप्लीट वैल्यू जब इसकी पुट करेंगे यहां पर तब आपके पास रिलेशन निकलेगा n और EF में, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशन देखना चाहते हैं कि भी किस प्रकार से डिपेंडेंसी है तो आप यहां से देख सकते हैं, देखो आसानी से। तो हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू अंडर रूट E का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, E की पावर 3/2, ठीक है, और रेंज है 0 से लेकर के EF तक, यानी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF टू द पावर 3/2। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फेर्मी एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है रिलेशन आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिपेंडेंसी है। अच्छा, ऐसे ही सिंपली जो है ना आप एवरेज एनर्जी जो होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की जो यहां तक ऑक्युपाइड है ना, तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एवरेज एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगेगा 0 से लेकर के EF तक, फिर उसके बाद एनर्जी n ऑफ E de और डिवाइड बाय हो जाएगा 0 से लेकर के EF तक और n ऑफ E de। और ये तो ऑब्वियसली n के बराबर है, हम यहां से देख भी सकते हैं ना, n के बराबर ही है ना ये वाला तो कंप्लीट,
ठीक है, और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आता है आप देखेंगे 3/5 EF के बराबर आएगा। और ये हम जो है लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में, जिसमें इसका वैल्यू कितना था D/D+S ऑफ EF, दिस इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी, ये वैल्यू आ रहा था, जहां D डायमेंशन है और S जो है वो क्या है कि जो एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच रिलेशन है वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K की पावर S रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि S का वैल्यू कितना है। उदाहरण के तौर पे जैसे फोनोन है तो S का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैग्नोन है या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो S का वैल्यू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास डिपेंडेंसी करता है, ठीक है। तो D का वैल्यू 3 है, S का वैल्यू 2 है, तो हमारे पास हो जाएगा 3/5 ऑफ EF। पर ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ओनली एंड ओनली एट टेम्परेचर 0 केल्विन पर। लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास ये जो एवरेज एनर्जी आ रही है, ये एवरेज एनर्जी किस प्रकार से फेर्मी एनर्जी का फंक्शन होगी। क्योंकि जब आप किसी टेम्परेचर पर निकालेंगे तो वही तो मुझे रिजल्ट देगा ना, ये जनरल तो रिजल्ट तो वही देगा मेरे को, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर 0 केल्विन पर रिजल्ट दे रहा है मेरे को। तो आप वो कैलकुलेट करें एनर्जी, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकलेगा, और फिर उसके बाद आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, फिर आपके पास आएगा स्पेसिफिक हीट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के केस में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है, तो इसका सक्सेस हो जाएगा हमारे केस में। ड्यूड मॉडल का फेलियर यहां सक्सेस का काम करेगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, तब जो हमारे पास एवरेज एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्योंकि अब देखो जब टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मे ऑक्युपाई द एक्साइटेड स्टेट्स एज वेल। अब क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट्स भी ऑक्युपाई कर सकते हैं तो ऐसे केस में एनर्जी कुछ भी हो सकती है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे f ऑफ E, जो कि n ऑफ E रहेगा यहाँ पे, वैसे तो स्टार्टिंग में तो E n ऑफ E, ठीक है, DE डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर -इंफिनिटी से इंफिनिटी और n ऑफ E और DE, जो कि हम जानते हैं n के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/n -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और यहाँ पे एनर्जी और n ऑफ E DE को हम लिख सकते हैं f ऑफ E G ऑफ E और D। अब यहाँ जो f ऑफ E है इसका वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि हम -इंफिनिटी से इंफिनिटी आप जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर E माइनस EF डिवाइड बाई KT, जो कि हम लोग स्टडी भी करते हैं, ठीक है। ये हमारा फेर्मी फंक्शन होता है, मैंने डिस्कस किया था इसको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पूरी पुट करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि G ऑफ E भी है ना हमारे पास। सो 1/n -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा ये एनर्जी E, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, G ऑफ E DE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर 3/2 हमने देखा था। तो E की पावर 3/2 सॉरी E की पावर हाफ है ना, देखो हमने देखा था थ्योरी में थोड़ी देर पहले कि G ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 3/2 एंड e टू द पावर हाफ। तो e की पावर हाफ ये और e की पावर 1 ये कितना हो जाएगा, e की पावर 3/2, ठीक है, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा कंप्लीट 1 प्लस e टू द पावर E माइनस EF डिवाइड बाय KT, और इनटू में जो डी आ रहा है वो। तो मेन जो हमारे पास इसके अंदर है वो ये इंटीग्रल सोल्व करना है। इस इंटीग्रल को जैसे आपने सोल्व कर लिया हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करें, देखो ये भी एनर्जी पर डिपेंडेंसी है, न्यूमरेटर में जो टर्म है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो किस पे है, एनर्जी पर डिपेंडेंसी है। तो इसको आप u डॉट v से ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, u डॉट v से, ठीक है। u वाला इंटीग्रेशन आप लगाइए, यानी कि u v dx दिस इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस में इंटीग्रेशन और du बाई dx और इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, ये आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए। जहां पर मैंने u का जूम किया है 1/1 प्लस e टू द पावर E माइनस EF बाई KT, ये जूम किया है, और v को हम लोग जूम कर लेते हैं e की पावर 3/2, ठीक है। सो इसका हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। सो दिस इंप्लाइज दैट जो एवरेज एनर्जी है दिस कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसा कह लो ना, इसको एक इंटीग्रल नाम दे दो ना, इसको i इंटीग्रल नाम दे दो, ठीक है। लेट अस कॉल दिस इंटीग्रल से i, ठीक है। सो i का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा u, यानी कि 1/1 प्लस e टू द पावर E माइनस EF बाई KT, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और v dx, तो v dx कितना हो जाएगा ये आप आसानी से कर भी सकते हैं, e की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, और इंटीग्रेशन जा रहा है माइनस इंफिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी du बाई dx, तो इसका मतलब du बाई dx मतलब इस वाली टर्म का ना, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। कितना होगा इसका डेरिवेटिव देखें, इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ 1 प्लस e की पावर E माइनस EF बाई KT की पावर -1, तो -1 तो आगे आ जाएगा,
ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ, ठीक है, डिवाइड बाई के टी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। एक पावर हमारे पास जो है देखो -1 था इसका पावर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग। और फिर इसके बाद और भी आगे टर्म आएगी, ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइड, फिर इसके बाद यहाँ से फिर इसका डेरिवेटिव, टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका लिखेंगे तो ई की पावर ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी, और फिर इसका करना पड़ेगा ई माइनस ई एफ बाई के टी का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई के टी, ठीक है। ये आया डी यू बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो वो तो सेम रहेगा है ना, इंटीग्रेशन वी डी एक्स ई की पावर 5/2 है ना, सेम टू सेम, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, और फिर इसके बाद हो जाएगा डी एक्स कंप्लीट का, ठीक है ना, इस पूरी टर्म का डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा टर्म, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रल को सोल्व करना इतना आसान नहीं है। देखो ये फर्स्ट जो इंटीग्रल है ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन -∞ और +∞ के ऊपर, है ना, यही कहने लग रहा है, ये लिमिट लेने लग रहा है ना, तो -∞ पे प्रोबेबिलिटी कितना है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का, 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पर भी 0 हो जाएगा। तो क्यों नहीं कंप्लीट टर्म हमारे पास कितने के बराबर, ये पहली वाली टर्म तो चलो 0 के बराबर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। दूसरी टर्म को हम देख लेते हैं एक बार। देखो दूसरी टर्म में हम एक काम करते हैं, आई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से हम देखें तो माइनस, और यहाँ पे है -1, तो +1 हो जाएगा, और ये 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं 2/5 इंटीग्रल -∞ से ∞, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा, बल्कि ये के टी भी ले लो, ठीक है, ये भी हमारे पास हो जाएगा, और ई की पावर ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी एंड डिवाइड बाई 1 प्लस, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ और डिवाइड बाई के टी और इसका होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड में डी एक्स नहीं, सॉरी डी ई आएगा ना, डी ई आएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा डी ई, ठीक है। और हाँ ई की पावर 5/2 भी है ना साथ में, तो ई की पावर 5/2, ये मेरे पास कंप्लीट इंटीग्रल आ रहा है। अब इसको सोल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है। देखो इसके अंदर आप एक काम ये कर सकते हैं कि ई माइनस ई एफ बाई के टी को कुछ मान लें, एक्स मान लें ना, और एक चीज़ और है कि जो ई की पावर 5/2 है, इसको सोल्व करने का एक तरीका है कि आप ई बराबर ई एफ के अबाउट, ठीक है, अबाउट ई इज इक्वल टू ई एफ, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लोग लगा दें, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लोग लगा दें। तो इसे एक्सपेंड करना होता है ना, ई की पावर 5/2 ई की पावर समथिंग, तो हम टेलर सीरीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हमारे पास होता ई की पावर एक्स, तो मैं तो सीधा लिख सकता था 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन ई की पावर 5/2 का जो हम करेंगे, तो हम देख लेते हैं अबाउट ई इज इक्वल टू ई एफ कितना आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होगा, ठीक है, बल्कि कैलकुलेट कर लो, ई की पावर 5/2 का टेलर सीरीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा अबाउट ई इज इक्वल टू ई एफ, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली वाली टर्म में तो फंक्शन में ही जो भी हमारे पास दे रखा होता है उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं जिसके अबाउट हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी ई एफ की पावर 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस में ई माइनस ई एफ, ठीक है, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं, है ना, और डेरिवेटिव किसके ऊपर, ई इज इक्वल टू ई एफ पे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव लो, कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, और ई की पावर 3/2, और फिर एट ई इज इक्वल टू ई एफ ये हो जाएगा ई एफ की पावर 3/2। नेक्स्ट टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं एक और, ई माइनस ई एफ इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव, तो हमारे पास हो जाएगा 15/4, ठीक है, और ई एफ की पावर 1/2, और इस प्रकार से हमारे पास चलता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब जो है काम ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी को कुछ एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा डी ई बाई के टी इज इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ से डी का वैल्यू हो जाएगा, डी का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा के टी डी एक्स, ठीक है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डी इज इक्वल टू के टी डी एक्स, तो इंटीग्रल का जो रेंज है इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, वो सेम रेंज रहेगा -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, सो इस वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2/5 एंड दिस इज के टी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, और ये हो गया ई की पावर एक्स डिवाइड बाय, फिर ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर जो भी हमने ई की पावर 5/2 कैलकुलेट किया है वो रखो, तो ई की पावर 5/2 हमारे पास ये कंप्लीट है, तो इस कंप्लीट को लिखना पड़ेगा हमें, तो लिख देते हैं। देखो ई एफ की पावर 5/2 प्लस में हमारे पास हो जाएगा
ई माइनस ई एफ, ठीक है, ई माइनस ई एफ, जिसको हम लिख सकते हैं ई माइनस ई एफ को लिख सकते हैं के टी एक्स, ठीक है, तो इसको के टी एक्स से लिख देते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं के टी एक्स, ठीक है, और ये 5/2 है टर्म आगे, फिर इसके बाद में ई एफ की पावर 3/2 है, ठीक है, चलो फिर इसके बाद आगे टर्म देखेंगे, ठीक है, प्लस में फिर ये वाली टर्म है, तो देखो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 15/8 हो गया, तो 15/8 और ई माइनस ई एफ का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ई एफ की पावर हाफ, तो यहाँ से हो जाएगा ई एफ की पावर हाफ, ठीक है, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म भी हो गया, और फिर मल्टीप्लाई डी है, तो डी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे डेरिवेटिव लेकर के, ये रहा डी का वैल्यू के टी डी एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं के टी इंटू डी एक्स। तो अब एक बहुत अच्छी चीज़ देख सकते हैं कि जो के टी है ये यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये इतनी बड़ी टर्म है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, एक टर्म का यहाँ मिस्टेक है, देखो यहाँ अगर के टी आया है जो कि ई माइनस ई एफ को मैंने लिखा, ई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एक्स के टी, तो भी सी बात है जब यहाँ पर ई माइनस ई एफ का होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर आना चाहिए के टी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसके साथ एक चीज़ और मल्टीप्लाई होना चाहिए के टी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू, ठीक है, बल्कि एवरेज एनर्जी ले लो ना, एवरेज एनर्जी आ गया, अब तो एवरेज एनर्जी कितना वैल्यू आ रहा था हमारे पास, इंटीग्रल डिवाइड बाय जो n आ रहा था ना, टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द स्टेट्स, ठीक है, कंप्लीट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n, ठीक है, और भी कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है इंटू 2/5, ये भी यहाँ से जो है कॉमन आने लग रहा है, बस और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, बाकी हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म हमारे पास है ई एफ की पावर 5/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और e की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास टर्म है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा, तो इसमें हम लोग बाहर लेंगे 5/2, ठीक है, तो 5/2 और के टी और ई एफ की पावर 3/2 और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स यहाँ पर है, तो एक्स और इसके बाद ये सेम टू सेम, तो ई की पावर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। एक टर्म और ले लेते हैं, प्लस में हमारे पास था 15/8, तो 15/8 के टी की जगह हो जाएगा के टी का होल स्क्वायर और ई एफ की पावर 3/2 की जगह हो जाएगा हाफ, और इंटीग्रल जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, डैश चलता रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा आप देख रहे हैं इंटीग्रल है। अब इन सब की वैल्यूज, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन सब की वैल्यूज होती है दरअसल, कितनी होती है देखो, इस कंप्लीट की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इस कंप्लीट की वैल्यू 0 के बराबर होती है जब x आता है तो, और इस कंप्लीट की वैल्यू याद रखना, इस कंप्लीट की वैल्यू होती है π²/3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, π²/3 ये वैल्यू होती है। और हायर टर्म्स को मैं एक काम करता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक कंडीशन पे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है t की पावर 1 के साथ, यहाँ पर t की पावर 2 है, तो आगे t की पावर 3, t की पावर 4 ऐसे आ रहा होगा, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि kt का जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस EF। अगर ये हम अज्यूम कर लें कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं, ऐसे केस में तो आपकी जो हायर टर्म्स हैं उनको आप यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दिस वी अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अज्यूम कर लीजिए और इसको आप लोग सोल्व करिए। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ इस कंप्लीट को, ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1/n, ठीक है, एंड दिस इज 2/5 EF की पावर 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस में फिर ये पूरा टर्म 0, प्लस में फिर ये 15/8 है ना, 15/8 लेकिन मल्टीप्लाई 2/5 हो रहा है, तो देखो 2/5 और 15/8 और फिर ये उधर π²/3 वैल्यू भी आया है ना, π²/3, ठीक है, कैंसिल आउट करो इन सबको एक बार, ठीक है, ये 3 पर कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 पर कैंसिल, तो π²/4, तो मेरे पास हो जाएगा π²/4, ठीक है। अच्छा आगे है kt का होल स्क्वायर, kt का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद है EF की पावर हाफ, ये हमारे पास टर्म आ रहा है। सो दिस इज एनर्जी, बस एनर्जी आ गया तो आप समझ लीजिए आप लोगों के पास कैलकुलेट हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। सो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट होने के बाद स्पेसिफिक हीट हो जाएगा ΔE/ΔT, ठीक है, एट कांस्टेंट V। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, तो ये तो टर्म ही 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो π²/4n, ठीक है, π²/4n, यहाँ से हो जाएगा k²
EF की पावर हाफ और t स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास में 2t। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो इस पर, ठीक है। n की डिपेंडेंसी कुछ थी, आपको याद हो तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF की पावर, कितना था आपको याद है? ठीक है, कितना वैल्यू था हमारे पास? 3/2। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था इस चीज़ को। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज EF की पावर 3/2 और यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा EF की पावर हाफ और ये हो जाएगा t। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 2 और k स्क्वायर t और यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड बाय, है ना, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो यहाँ नीचे आ जाएगा EF। और जो EF होता है इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर kBTF, बल्कि आप ऐसा कह लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे हम लिख सकते हैं kBTF। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर k स्क्वायर t डिवाइड बाई 2 इंटू kBTF। तो ये इससे कैंसिल आउट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ रहा है जिसका वैल्यू अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और k इंटू में t/TF। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ गया, ठीक है। और जो स्पेसिफिक हीट होता है लेटिस का, वो भी अगर आप देखें स्पेसिफिक हीट लेटिस का, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो स्पेसिफिक हीट लेटिस का आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक का आ चुका है, और ये डिबे थ्योरी से आता है हमने बताया, और ये समरफेल्ड थ्योरी से हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। तो दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स हमारे पास कैलकुलेट होकर के आएगा, जो कि हम देख रहे हैं सामने कि अल्फा टी समथिंग कांस्टेंट है, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब, ठीक है, जहां पे अल्फा और बीटा जो है इनका वेरिएशन है किस प्रकार से कि अल्फा का वेरिएशन TF के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फेर्मी टेम्परेचर या कह लो फेर्मी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो बीटा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिबे टेम्परेचर का होल क्यूब, तो TD का होल क्यूब। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है, देखो गेट के अंदर भी और टिफर में भी आया हुआ है क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। गेट में तो बल्कि 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार के, न्यूमेरिकल भी आ चुका है और डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है स्पेसिफिक हीट मेटल्स का कितना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट ग्राफ, वो ड्रॉ कर देते हैं इसके अंदर। तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो देखो स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ रहेगा मेटल्स के केस में, उसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अल्फा टी का ग्राफ कैसा आएगा, तो अल्फा टी का ग्राफ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, बीटा टी क्यूब का ग्राफ तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा बीटा टी क्यूब का और ये हो जाएगा अल्फा टी का, और कंबाइन अगर हम देखें तो कंबाइन ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अल्फा टी प्लस में बीटा टी क्यूब, ठीक है। आल्सो हम एक चीज और देख सकते हैं, देखो यहाँ से कि CV/T अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो हो सकता है आप लोग ऐसा पूछ ले कि बताइए CV वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो कैसा दिखेगा। तो CV/T, तो CV/T वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है सामने, ठीक है। और प्लस में लेकिन कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, देखो अल्फा, जो कि इस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन का क्या बनेगा, ये हमारे पास जो है क्या बनेगा, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ग्राफ्स भी जो है ध्यान रख लेना। तो अब आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।